हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटी कैश बुक की। होता क्या है, जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूएशन है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? जर्नल हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजनामा और जर्नल भी बोलते हैं, इतना कॉमन शब्द है, उसको इंग्लिश में भी बोला करते हैं। अब इसको हम लोगों ने बहुत सारी सब बुक्स में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन सी सब बुक्स थी? एक तुम्हारा रोकड़ भाई था, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने क्रय पुस्तक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परचेजेस बुक, है ना। ऐसे ही सेल्स बुक, फिर परचेजेस रिटर्न, जिसमें हम लोग क्रय वापसी की बात करते हैं। ऐसे ही विक्रय वापसी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। तो इस तरह की बुक्स बनाई थी। फिर एक जनरल प्रॉपर बना दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाकी जो कुछ भी है वो हम लोग उस जर्नल में लिख रहे हैं। क्यों किया था ऐसा? क्या करने का कारण क्या था? कारण बस ये था कि जर्नल में बहुत सारे तरह के ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे इस तरह के ऐसे व्यय होते हैं या लेन देन होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। रिपीटेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ? जो बार बार हो गया। तो कैश का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। फिर हम लोगों ने उसमें एक स्तंभी और दो स्तंभी देखा था, क्योंकि बैंक में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन आज होने लगे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है। तो होता क्या था, हम लोगों ने क्यों किया था, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोगों ने अलग अलग रख दिया। रोकड़ बुक अलग निकाल दी, रोकड़ बही अलग निकाल दिया, क्रय पुस्तक अलग निकाल दी, जिससे है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो जर्नल का ही हिस्सा है, लेकिन वो सारी एंट्रीज हम लोग अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि एक बहुत बड़ी किताब ना हो जाए, उसको मैनेज करना, बार बार उसको इतनी बड़ी किताब को खोलना, फिर उसमें बार बार छोटे छोटे जो एंट्रीज है वो सब जाकर के वहीं पर करना, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कम्बरसम, बोझिल, इस तरीके से एक प्रोसेस बन जाती है, इस तरह की प्रक्रिया बन जाती है। तो वो ना करना पड़े, इसीलिए हम लोगों ने उसको सब बुक्स में डिवाइड कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट सब बुक कौन सी थी? कैश बुक। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था, लगभग सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कैश बुक में भी कुछ तरह के लेन देन बहुत ही ज्यादा होते हैं, और जो बहुत छोटे तरह के होते हैं। छोटे किस तरह से? उनका जो अमाउंट होता है, जो उनकी राशि होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और इस तरह के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए किस किस तरह के हो सकते हैं? आपको यात्रा भाड़ा देना है, कोई आया है तो उसका ऑटो का भाड़ा दिया, किसी का अब तो ओला उबर चलने लगी है तो टैक्सी का भाड़ा दिया, या कोई दूसरा एक्सपेंस है किसी चीज की ढुलाई की, डाक का बिल आया, पेंसिल रबर खरीद ली, या किसी कोई छोटा सा चीज है, चाय मंगा ली बीच में अचानक से, तो उसका कोई और आया मान लीजिए आपके यहाँ कंपनी में, तो बोला यार इनके लिए भी चाय पिलाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो खर्चे होते हैं ना, तो जितने भी ये छोटे छोटे व्यय हैं, अब सोचिए आप बार बार कैश बुक जो है आपके पास, तो जो आपका मेन कैशियर है वो बार बार ये सब करेगा। तो एक तो वो बड़े सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाए, छोटी छोटी चीजों पर कोई और देख ले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेटी कैशियर। कोई ऐसा जो उसे जो भी आपका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसमें थोड़ा सा कम है जिसका अनुभव, और जो इस तरह के काम को देखने के लिए ज्यादा उपयुक्त इंसान है, उसको हम लोग दे सकते हैं, उस कैशियर को दे सकते हैं। तो ऐसे में करते क्या है, जो हमारा इसका एक छोटा सा हिस्सा था रोकड़ बही, और रोकड़ बही का एक और छोटा सा हिस्सा हम लोग बना देते हैं खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। उसमें हम लोग ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। समझ क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया अपने को। अलग क्या होता है? देखो, ये तो वही बात है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यदि प्रधान रोकड़िया जो मेन कैशियर है वो प्रविष्टि मुख्य रोकड़ बही में ये सब करेगा, तो बहुत बोझिल प्रक्रिया हो जाएगी। ये भी मैंने आपको समझा ही दिया। अच्छा, इसीलिए हम लोग एक और कैशियर को रखते हैं, और उसी को हम लोग कई बार पेटी कैशियर भी बोलते हैं। तो पेटी कैशियर वो इंसान है जिसको हम लोग जो पेटी कैश बुक मेंटेन करके रख रहा है। करता क्या है, कैसे होता है, ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये पेशगी पर चलता है। पेशगी को हम लोग बोल सकते हैं अग्रिम प्राप्ति। तो जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, वो होता है पेशगी प्रणाली या फिर अग्रिम प्राप्ति। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेस्ड। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ऐसे समझ लो, मान लीजिए ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक खर्चे मान लीजिए कि सब मिलाकर के 10,000 रुपए के हो सकते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है तो 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं आज के टाइम पर। 10,000 रुपए मैंने उस कैशियर को महीने के स्टार्टिंग में दे दिया। तो जो 10,000 रुपए दिए उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना हो जाएगा इस वाले केस में? 10,000 रुपए का। ठीक, इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे? अग्रिम प्राप्ति या फिर पेशगी। तो पेशगी मैंने उसको दे दी। तो अब जो इसका प्रारूप होता है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए सबसे पहले हम लोग प्राप्ति लिखते हैं। एक कॉलम होता है क्योंकि प्राप्ति तो एक ही तरफ से मिल रही है। अब 10,000 रुपए दे दिए। अब उसने महीने के स्टार्टिंग से पैसा खर्च करना स्टार्ट किया। किसी दिन 50 रुपए यहां खर्च हो गए, एक दिन 56 रुपए का कुछ और खर्च हो गया। किस किस तरह के खर्चे हो रहे हैं? तो जो मुख्य तरह के कुछ खर्चे होते हैं जिन उनके लिए भी कॉलम बना देते हैं। तो प्राप्ति में तो आपको एक ही जगह से प्राप्त हो रहा है। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ,
आपका जो भी अमाउंट खर्च हो रहा है तो आपने एक अमाउंट का कॉलम बना रखा है। फिर किस चीज में खर्च हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए पेंसिल रबर के लिए तो उसका एक कॉलम बना दिया, जो भी ज्यादा रिपीटेटिव नेचर के हैं, है ना, डाक के लिए तो वो बना दिया, ढुलाई के लिए बना दिया, यात्रा भाड़ा के लिए बना दिया, और एक मिसलेनियस कॉलम बना दिया। मिसलेनियस समझते हैं कि विविध, जो भी इन सारे कॉलम्स में नहीं था उसके लिए बना दिया। अब उन सारे वो सारे क्यों बना रखे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो वो जो सारे कॉलम्स हैं उनमें आप पैसे जितने भी खर्च होते जा रहे हैं उसी 10,000 रुपए से खर्च करते जाओगे। तो होगा क्या, आपने 1 तारीख को मान लीजिए मैंने आपको पैसे दिए, क्योंकि 1 तारीख से महीना स्टार्ट हो रहा है, और मान लीजिए मासिक है, नॉर्मली रेगुलर बेसिस पर ही किया जाता है, जरूरी नहीं कि आप मासिक ही करो, साप्ताहिक भी हो सकता है, हर 15 दिन पर भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मैंने महीने भर का मेरा एस्टिमेशन है कि 10,000 से कम ही का खर्चा होता है, तो मैं हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 नहीं देता हूं, पहली बार 10,000 दिए, ध्यान से समझिएगा। अभी क्या होगा, जो भी खर्चे हो रहे हैं, मान लीजिए डाक पे खर्चा हुआ, 2 तारीख को कुछ खर्चा हुआ, फिर 3 तारीख को कुछ खर्चा हुआ, 4 तारीख को कुछ और 2-3 चीजों पे खर्च हो गया, है ना, डाक पे भी हो गया, टेलीफोन पर भी हो गया, रबर पेंसिल पर भी हो गया। ऐसे होते 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 महीने के अंत में मान लेते हैं कि सब मिलाकर के 9,000 रुपए खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए, 9,000। अब दो चीजें आ रही हैं, सब मिलाकर के 9,000 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाक पे आप निकालोगे तो जो भी डाक वाले रो में लिखा हुआ है, डाक वाले कॉलम में लिखा हुआ, डाक वाले स्तंभ में लिखा हुआ, आप उसको जोड़ दोगे। ऐसे ही जो भी टेलीफोन वाले कॉलम में लिखा हुआ है आप उसको जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा कि डाक में कुल इस महीने कितने पैसे खर्च हुए वो आप लिख पाओगे, है ना। तो अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होता है खतौनी में, ये वाला पॉइंट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। होता क्या है कि नहीं तो आप डाक वाले खाते पे बार बार एंट्री कर रहे होते तो छोटे छोटे से इतनी सारी एंट्रीज बन जाती हैं, अननेसेसरली उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं, महीने के अंत में हर खर्चे में जो जो चीजें खर्च हुई हैं, खर्चा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो जो डाक खाते में खर्चा हमारा बढ़ा उसको हम उतने से डेबिट कर देंगे, नाम पक्ष में एंट्री कर देंगे, ठीक। और साथ में क्या करेंगे, 9,000 रुपए खर्च हो गए थे, अब तो उसके पास जो शेष बचा, किसके पास, जो हमारा पेटी कैशियर है उसके पास कितना शेष बचा, 10,000 दिए तो 9,000 का खर्च हो गया, तो 1,000। तो अब अगले महीने में उसको 10,000 रुपए नहीं दूंगा, जितना अमाउंट खर्च हो गया है 9,000 रुपए, तो 9,000 और दे दूंगा, तो फिर से उसके पास वर्ष की जो वर्ष नहीं, महीने के स्टार्टिंग में कितने पैसे हो जाएंगे, 10,000 रुपए। तो फिर से वो 10,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट बन जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग उदाहरण करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अच्छा, अब बनाते क्यों है, अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि भैया जो आपका मेन कैशियर है, प्रधान रोकड़िया है, रोकड़िया बोलते हैं हम लोग, तो रोकड़िए के समय और प्रयास की बचत, वो बड़ी चीजों को देख सकता है, वो बड़ी चीजों में पैसे बचा सकता है, वो बड़ी चीजों की एंट्री कर रहा है, छोटे में उसको दिमाग क्यों लगवाना है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या बात है कि रोकड़ जो है वो व्यय हो रहा है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उन पर आप बेहतर नियंत्रण कर पाते हो। क्या कर पाते हो, बेहतर नियंत्रण कर पाते हो। क्यों कर पाते हो, कार्य विभाजन की वजह से। छोटे छोटे एक्सपेंसेस किसी और को पकड़ा दिए तो आप बड़ी चीजों में ध्यान लगा रहे हो। अब मान लीजिए कोई बहुत एक्सपीरियंस कैशियर है, उसको बोला जा रहा है कि 10 रुपए की चाय आई, उसको भी नोट कर लो, तो उसका तो मूड खराब हो जाएगा। अरे भाई, आप उसको उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको बड़ी चीजों पर फोकस करने दो। यहाँ पर एक है जो उनका असिस्टेंट है, तो वो कह रहा है हाँ ये सब मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे पास, उसको भी अथॉरिटी मिल रही है, उसको भी लग रहा है कि वो डायरेक्टली कुछ काम कर रहा है ना। और वो तो ऐसे में क्या होता है कि आप काम का विभाजन कर देते हो, और कार्य का विभाजन करने से क्या हो जाता है, कई बार प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो बड़े बड़े व्यय हैं उनमें कुछ गड़बड़ ना हो रहा। क्यों, क्योंकि जहां पर बात हो रही 10 लाख की, वहां पर आप थोड़ा सा भी कुछ चीजें ठीक से देख लो तो 10 लाख से अगर 9,50,000 भी हुआ तो 50,000 का बेनिफिट हो गया। यहाँ तो 50,000 5 महीने में खर्च हो पा रहा है ना। 10,000 रुपए पर मंथ आप मान भी लो, उसमें से हम लोगों ने देखा 9,000 खर्च हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटी चीजों में उसको भी नोट करना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी कुछ मिसबिहेव, कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, मिसअप्रोप्रिएशन ना हो रहा हो, लेकिन बड़ी चीजों पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा हमारा कैशियर है उनके लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि काम का विभाजन हो जाता है, और इसी वजह से जो धोखाधड़ी होती है ना उसको भी हम लोग बचा सकते हैं, और गबन इसको भी बचाने की जो संभावना है, मतलब इनकी संभावनाएं कम हो जाती है, धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाती है। अच्छा, अब क्या आता है अगला पॉइंट, तो सीधी बात है, अभिलेखन में सुविधा, अकाउंटिंग में सुविधा। क्यों सुविधा, क्योंकि आपके जो पेटी एक्सपेंसेस हो रहे थे किसी एक कॉलम में, आपने जो पूरे महीने के जोड़ लिए तो उनको एक साथ आप एंटर कर देते हो, ठीक है। अभी जब पोस्टिंग करेंगे हम लोग इससे, पेटी कैश बुक से, हमारी खुदरा रोकड़ बही से, तो जब हम खतौनी कर रहे होंगे या पोस्टिंग कर रहे होंगे, खतौनी हम लोग पोस्टिंग को ही बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो महीने के अंत में हो रही है, तो हर दिन का करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा छोटा एंट्री क्यों करोगे, तो यहाँ से अकाउंटिंग भी आसान हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और एक और बात आती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या था ये, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल में होता ये था कि जो चीजें बहुत छोटी है उनको आप अकाउंटिंग में जगह नहीं देते हो। कहां पढ़ा था हम लोगों ने, सेकंड चैप्टर में, याद करिए, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बहुत सारे जैसे डोर एंट्री कॉन्सेप्ट था, तो उसी में मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट याद है कि जो बहुत छोटी छोटी चीजें आप उनको अगर नोट करना स्टार्ट करोगे तो फिर अकाउंटेंट्स अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम उस प्रिंसिपल को भी बैलेंस कर पा रहे हैं,
हम लिख भी रहे हैं लेकिन किसी और के पास वो रखा हुआ है। तो हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके देख लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। अब इसी पर बेस से एग्जांपल करेंगे तो हमें ये सारी चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।